दोस्तों आज के वीडियो में ज़मीन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। आज के टॉपिक पर बात करेंगे कि जो ज़मीन चाहे वो घर हो, प्लॉट हो या मान लीजिए खेती की ज़मीन है और वो यदि किसी व्यक्ति के नाम नहीं है, वो बहुत वर्षों से रह रहा है, किसी व्यक्ति के नाम नहीं है, रजिस्ट्री उसने नहीं कराई थी, ना खरीदी थी वो ज़मीन, तो वो ज़मीन वह कैसे बेच सकता है, क्या प्रावधान है और कब बेच सकता है, कब नहीं बेच सकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि मौखिक अंतरण क्या होता है और किस संपत्ति का मौखिक अंतरण हो सकता है। तीसरे पॉइंट पर बात करेंगे कि यदि आप ऐसी ज़मीन खरीद लेते हैं, यानी कि जिसके नाम कोई ज़मीन है नहीं और आप उससे ज़मीन खरीद लेते हैं, रजिस्ट्री करा लेते हैं, तो भविष्य में आपको क्या प्रॉब्लम आएगी और आप उससे कैसे निवारण, जो भी समस्या आएगी उससे आप निवारण कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे मैं कहूँगा, यदि आपका कोई ज़मीन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने पर्सनल क्वेश्चन मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और यदि आप ये जानकारी लिखित रूप में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे ब्लॉग वेबसाइट की भी लिंक दी गई है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। पहला पॉइंट है कि जो ज़मीन, जो संपत्ति जिस व्यक्ति के नाम नहीं है उसे वह कैसे बेच सकता है। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपने अपने गाँवों में या गाँव में अधिकतर यही होता है, गाँवों में कई लोग ऐसा करते हैं कि जब भी वो अपना घर या मान लीजिए कोई भी जगह जो होती है वह बेचते हैं, तो जिस व्यक्ति को बेचते हैं उससे पैसे बातचीत कर लेते हैं और पैसे ले लेते हैं और वो घर खाली कर देते हैं, और जो व्यक्ति खरीदता है वो उस पर कब्जा कर लेता है। बस इतनी ही प्रक्रिया होती है ना। कई लोग जो होते हैं वो रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं और जो भी घर होता है उस पर कब्जा करके रहने लगते हैं, और भविष्य में कभी प्रॉब्लम भी नहीं आती है। ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा, और नहीं देखा हो तो ऐसा होता भी है। और देखिए, वहीं अगर हम बात करें, यदि मान लीजिए कोई भी किसी का शहर में प्लॉट है जिसकी कीमत 10 लाख 5 लाख, या मान लीजिए जो भी सिटी में प्लॉट होते हैं उनकी कीमत अधिक होती है। ठीक है, चाहे कोई व्यक्ति के कब्जे में, जैसे मान लीजिए कोई प्लॉट है और वह व्यक्ति उस प्लॉट पर 20 साल से कब्जा किए हुए है, जब वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को वह प्लॉट बेचेगा, जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति जो है वो 20 साल से एक प्लॉट पर कब्जा किए हुए है, और 20 साल बाद जब ए व्यक्ति बी को बेचेगा तो बी जब भाई देखेगा कि इसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, रजिस्ट्री कहाँ है, जब तुमने खरीदा था ये प्लॉट आपके नाम है या नहीं है, तो ये सब चीज़ जब देखेगा तो वहाँ पे बी जो व्यक्ति है वो डर जाएगा और वैसी संपत्ति नहीं लेगा। लेकिन गाँव में तो तुरंत ले लेते हैं। अधिकतर लोग यही करते हैं कि रजिस्ट्री नहीं कराते, और जो भी ऐसी जगह है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी जगह है या मान लीजिए जो भी घर होते हैं वो ऐसे ही खाली कर देते हैं और दूसरे को कब्जा दे देते हैं। अधिकतर यही होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपकी ज़मीन किसी शहर में पड़ी है, ठीक है, या मान लीजिए कोई आपका प्लॉट है, या मान लीजिए कोई घर है जिस पर आप 20-25 साल से रह रहे हैं और वो बेचना चाह रहे हैं। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए आपने किसी सरकारी जगह में कब्जा कर लिया था 20 साल पहले या 25 साल पहले, और आपने वहाँ मकान बनवा लिया और 20-25 साल से रह रहे हैं, जो भी बिजली का बिल है वो सब आपके नाम आता है। ठीक है, तो भाई जैसा कि आपको पता होना चाहिए, जो लिमिटेशन एक्ट जो होती है उसके अनुसार जो भी प्राइवेट जगह है वहाँ पर आप 12 वर्ष के बाद मालिकाना हक प्राप्त कर लेते हैं, और जो सरकारी जगह है वहाँ पर लिमिटेशन एक्ट 30 साल की निर्धारित सीमा है कि 30 साल बाद आपको उस जगह पर मालिकाना हक मिल जाता है। लेकिन कोर्ट की तमाम निर्णय, जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऐसे कुछ निर्णय आए हैं जिन्होंने साफ कह दिया कि सरकारी जो ज़मीन है उस पर आप 30 या 35 साल तक भी रहें फिर भी आपको मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है, बहुत ज़रूरी बात यह है कि भाई आप 30 साल से, जैसे मान लीजिए कोई प्लॉट है, कोई जगह है छोटी सी और आप उस पर कब्जा किए हुए हैं 30 साल से, तो वो कब्जा प्रतिकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़े करके, या मान लीजिए मामला विचाराधीन है, उस पर केस चल रहा है 30 साल से और आप कब्जा किए हुए, तो आपको मालिकाना हक वहाँ पर प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रहे प्रतिकूल कब्जा, यानी कि आप रह रहे हैं किसी, सपोज दैट किसी कोई जगह थी वहाँ पर आपने कब्जा कर लिया और 20 साल से आप उस पर रह रहे हैं, या मान लीजिए 35 साल से आप रह रहे हैं, मीटर जो भी बिजली का बिल है वो आपके नाम आ रहा है, तो भाई उसका जो मालिकाना हक है वो आपके हाथ में है और आप चाहे तो उसकी रजिस्ट्री भी कर सकते हैं। अब बात आती है, भाई रजिस्ट्री कैसे कर देंगे जब आपके नाम ही नहीं है। देखिए, रजिस्ट्री जो होती है वह अधिक महत्व कब्जे को देती है।
ठीक है। लेकिन उसमें ऐसा भी नहीं है कि भाई आप ज़बरदस्ती या मान लीजिए किसी को फ्रॉड करके आप किसी पर कब्जा कर लेते और रजिस्ट्री उसकी करा देते, फिर तो आप 420 में जेल में जाएंगे और ऐसी रजिस्ट्री अमान्य होगी। ठीक है, मैंने बात की है वहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैंने अभी बताया था कि ये व्यक्ति जो है वो 35 साल से प्रतिकूल कब्जा किए हुए, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी केस, बिना किसी विवाद के उसका कब्जा जो है 30-35 साल से है। तो जब भी वह संपत्ति बेचेगा, जैसे मान लीजिए ए बी को संपत्ति बेच रहा है, तो वहाँ ए जो भी रजिस्ट्री में सारी शर्तें, यानी कि रजिस्ट्री में वह अपने कब्जे का अंतरण करेगा, जो भी उसमें उसका फ़ायदा है, जो भी हित है उसका भी अंतर करेगा। जब सबका ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो संपत्ति का मालिक जो होता है, जो भी मालिकाना हक जो होता है, वह बी को प्राप्त हो जाता है। देखिए, बी ने ए से रजिस्ट्री करा ली, लेकिन जब बी वह संपत्ति बेचेगा तो बी के पास तो वही डॉक्यूमेंट्स हैं कि मैंने ए से ये संपत्ति खरीदी थी। अब बी जो है वो आसानी से सी को बेच सकता है क्योंकि उसके पास रजिस्ट्री भी है। जब सी व्यक्ति जो है वो कहेगा भाई इसके डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्री का, तो बी आसानी से दिखा देगा। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी संपत्ति है जिस पर आपका वर्षों से प्रतिकूल कब्जा रहा है, यहाँ पर मैंने प्लॉट या मकान की बात की है, रहा है, तो वहाँ पर अधिक चांस है कि वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कब्जा किए हुए है, उस पर ऑब्जेक्शन लगाए हुए हैं बहुत व्यक्ति, या मान लीजिए कोई मामला विचाराधीन है और ऐसे में आपने रजिस्ट्री करा ली तो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और वो संपत्ति, वो ज़मीन है वो आपके हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, ऐसी संपत्ति लेने से लोग अधिकतर कतराते ही हैं और ऐसी संपत्ति नहीं लेते। लेकिन ऐसी संपत्ति अगर ले ली जाए, इस पर कोई विवाद नहीं है, तो कोई भविष्य में दिक्कत भी नहीं आती है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसी खेती की ज़मीन है, 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघा ज़मीन है खेती की, जो कोई कब्जा किए हुए और आपको बेच रहा है, जिसके नाम ज़मीन नहीं, ज़मीन वो है ही नहीं वास्तविक, चाहे भले ही कुछ भी हो, ऐसी ज़मीन आप कभी ना खरीदें। प्लॉट या मकान की बात एक अलग है, लेकिन आप ऐसी भविष्य में भी ज़मीन ना खरीदें। हो सकता है भाई जिसके नाम वो ज़मीन है वो कल से उस पर कोई केस खड़ा कर दे, या मान लीजिए कल से उस ज़मीन की नापतोल करवा ले और उस कब्जा छुड़वा दे। तो ऐसी कृषि की ज़मीन है वो आप कभी ना लगें, कभी भी ना लें। मैंने जो यहाँ पर बात की है वो प्लॉट है या मान लीजिए कोई मकान है, वहाँ की बात की है। लेकिन अब बात करते हैं कि भाई भविष्य में आपको कौन कौन सी परेशानियाँ आ सकती हैं। देखिए, अगर आप ऐसी इस तरीके की यदि मान लीजिए आप प्लॉट या मकान खरीदते हैं, तो भविष्य में जैसे मान लीजिए उस पर कोई ऑब्जेक्शन पहले से किए हुए है और आपने खरीद लिया, तो वही वो करेगा, और कल से अगर प्रशासन ने उसकी बात सुन ली तो आपका कब्जा भी वहाँ से खाली हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप सरकारी ज़मीन में पर मकान बनाए हो तो हो सकता है वो तोड़ भी दिया जाए। ठीक है, तो यदि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्शन है, कोई विवाद है, कोई मामला विचाराधीन है, तो वहाँ पर दिक्कत कन्फर्म आएगी। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है तो आप खरीद सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कृषि की भूमि, इस प्रकार की जो भी कृषि की भूमि है वो आप कभी भी ना खरीदें। चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं मौखिक अंतरण के बारे में। देखिए, अंतरण का मतलब होता है ट्रांसफर, यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी बताया था कि गाँव में लोग अधिकतर क्या करते हैं, जो भी अपना घर या मान लीजिए छोटा मोटा प्लॉट बेचते हैं, तो वहाँ पर ऐसे ही मौखिक रूप से यानी कि बातचीत करके और पैसे लेके दूसरे को कब्जा देते हैं। यही मौखिक अंतरण ये भी माना जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मौखिक अंतरण, देखिए संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 9 में मौखिक अंतरण को मान्यता दी गई है। लेकिन वहां पर एक शर्त यह भी लगा दी गई है कि अगर जहां पर कोई विधि द्वारा लेख अभिव्यक्त अपेक्षित नहीं है, वहां संपत्ति का अंतरण लिखे बिना किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अपने उत्तर प्रदेश में यह प्रावधान नहीं है। अपने उत्तर प्रदेश में प्रावधान यह है कि उत्तर प्रदेश में अचल संपत्ति का मूल्य कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उसे लेख के माध्यम से विक्रय करना आवश्यक है। जो भी संपत्ति विक्रय कर रहे हैं उसे लेख के जरिए ही विक्रय करें। यानी कि आप उत्तर प्रदेश में कोई भी संपत्ति हो, अचल संपत्ति, उसका आप मौखिक अंतरण नहीं कर सकते। मौखिक अंतरण जो है वो अमान्य है। फिर भी लोग गाँवों में कई लोग होते हैं वो अपनी संपत्ति जो है वो ऐसे ही बिना लेख तैयार किए बेच देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका कोई भी प्रश्न है या मान लीजिए इस वीडियो में जो कुछ भी जानकारी छूटी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं।